हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल समाधान आईसीएस में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने में हाजिर हूं। अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कमेटी बनाई गई 35 किसानों की लीडर्स की, जो कि किसान अभी सरकार के साथ में बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सरकार के द्वारा कि जो भी उनका प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर में दिल्ली माने की जो उनकी कोशिश है, उनको कहीं ना कहीं सरकार जो है नाकाम करे और उनको उनके काम पे दोबारा भेजे। और सभी, चाहे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, वो अपने अपने मुद्दों पे ध्यान दे और इसमें किसी तरह की राजनीति ना की जाए। जो राजनीति की बात की गई है वो एक्चुअल में फार्म जो बिल 2020 है उसे न्यू फार्म बिल के नाम से भी जाना जाता है या न्यू फार्म एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको इम्पोज किया है केंद्र सरकार के द्वारा। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, बाद में इसके ऊपर में बिना चर्चा के ही ये बिल पास हो गया। इन सब के बारे में शायद आपको पहले से इंफॉर्मेशन होगी, मालूमात होगी। अब किसानों ने इसका काफी ज्यादा पुरजोर विरोध किया है। अब किसानों की क्या मांग है, सरकार उनको क्या दे रही है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किसानों की इसमें क्या मांग है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे ये भी कवर करने की कोशिश करूंगा कि जो स्वामीनाथन कमेटी है उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, पूरी तरह से जो जितने भी कृषि सुधार के बारे में बात हो रही है उसकी क्या क्या रिपोर्ट्स थी। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जो बिल वन है, बिल वन, तीन बिल एक्चुअल में पास हुई, एक बिल नहीं है, 1 2 3 तीन अलग अलग बिल इसमें पास हुए हैं, जिसको तीनों बिल को कलेक्टिवली न्यू फार्म बिल 2020 बोला जाता है। तो मैं फर्स्ट बिल में क्या क्या चीजें सरकार के द्वारा दी जा रही है और क्या क्या डिमांड फार्मर्स कर रहे हैं, और बिल टू में क्या क्या चीजें सरकार की दी जा रही है, और वैसे ही बिल थ्री में क्या क्या इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या क्या डिमांड एक्चुअल में कंप्लीट की जा रही है, इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जो बिल वन है, यानी इसको इजी अगर बिल वन में बोला, उसको वैसे फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड बिल के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग आपको इंटरस्टेट बैरियर फ्री एक ट्रेड की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप किसी भी स्टेट में जाके अपना सामान अपनी तरफ से सेल कर सकते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट कह रही है डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अगर आप चाहें तो किसी मिडल मैन को ना इस्तेमाल करते हुए किसी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर को बेच सकते हैं। देखिए, आज से पहले क्या होता था, 1955 में एक एक्ट बनाया गया था, डेट इज एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी एक्ट। एक एक्ट बनाया गया था जिसको हम आसान भाषा में मिडलमैन एक्ट या फिर अड़हती भी बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में अड़हती यूज किया जाता है, अपनी अपने लोकल लैंग्वेज में उसका अलग अलग वर्जन है, उसको अड़हती भी बोलते हैं। 1963 में उसके ऊपर में कुछ अमेंडमेंट वगैरह आए। अड़हती लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, एपीएमसी लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि जो किसान है, और अभी भी जो पहले भी, यानी आज से अगर मैं 70 75 साल पहले की बात करूं, हमारे आजादी के आसपास की बात करूं, तब भी भूले तो मुख्यतः जो किसान थे वो अनपढ़ हुआ करते थे। और अभी भी कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जिस भाषा में जो हमारे लॉ लॉ वगैरह बनाए जाते हैं उसको शायद समझने में वो उतना ज्यादा सक्षम नहीं है किसान, क्योंकि उस भाषा को, जो लॉ वगैरह बनाए जाते हैं उसको समझने में आम आदमी भी सक्षम नहीं है। तो किसान तो एक अलग बात चली जाती है, वो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो अभी कानून बनाया गया था तो इस कानून को में जो किसान प्रोड्यूस करता था, उस प्रोड्यूस को मंडी तक लाकर और लास्ट में एंड यूजर तक, यानी कि हम लोगों तक पहुंचाने का अगर किसान काम करेगा, तो उसमें एक बीच में एक मिडल मैन डाला गया जो कि किसान की हेल्प करेगा। मिडल मैन का मतलब ये नहीं है कि कि वो कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कोई गोरख धंधा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। एपीएमसी बनने के लिए, यानी कि आढ़ती बनने के लिए आपको एक स्टेट गवर्नमेंट में जाके अपनी अर्जी देनी होती थी। जो भी उसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो आपको एक लाइसेंस देता है। अगर जिस किसी एपीएमसी होल्डर के पास में उसका लाइसेंस है, मार्केटिंग करने का अगर लाइसेंस है, तो वो उस पर्टिकुलर जिस मंडी का लाइसेंस है वहीं पे मार्केटिंग कर सकता है। अगर मान लीजिए, अगर मैं फिलहाल बात करूं, दिल्ली में एक बहुत बड़ी मंडी, आजादपुर मंडी, अगर किसी के पास में आजादपुर मंडी का लाइसेंस है तो आजादपुर में ही वो अपनी मार्केटिंग कर सकता है, आड़ती का काम कर सकता है। वो किसी और मंडी में, वो नरेला मंडी में वो काम नहीं कर सकता, वो नजफगढ़ की मंडी में वो काम नहीं कर सकता, जो कि दिल्ली की कुछ बड़ी मंडी है, वो उसी जगह पे जो मंडी वहीं पर कर सकता है। लेकिन किसान के साथ में ऐसा बैरियर नहीं था। ऐसा देखा भी जाता है कि यूपी का किसान दिल्ली में आके अपना सामान बेचता है, या हरियाणा में जाके सामान बेचता है, या पंजाब में जाके सामान बेचता है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस थी फार्मर्स के ऊपर में, कोई रिस्ट्रिक्शन पहले भी नहीं थी अपना प्रोडक्ट बेचने की, और अभी भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो अड़हती था उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन थी। अड़हती को लाने का रीजन क्या था, क्योंकि अड़हती एक थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ करता था, वो किसानों की जरूरतों को समझता था, और उन जरूरतों के हिसाब से किसानों को उनकी क्विंटल का दाम दे दिया करता। क्योंकि आप और मैं अगर अनाज खरीदेंगे तो हम क्विंटल्स में अनाज नहीं खरीदते हैं, गेहूं नहीं खरीदते, हम केजी में खरीदेंगे। अगर कोई क्विंटल खरीदेगा भी तो 1 क्विंटल अनाज खरीद लेगा, 200 क्विंटल तो नहीं खरीदेगा। लेकिन अड़ती मार्केट को समझते हुए 200 क्विंटल, 250 क्विंटल, 100 क्विंटल, कितना भी अपने मतलब चादर के हिसाब से वो अनाज खरीद लेते थे, और अनाज खरीद के अपने पास में रखते थे। जैसे ही मार्केट में
उसकी डिमांड होती है, उसको धीरे धीरे करके वो सप्लाई करते रहते थे। अब अड़ती बीच में से हट गया, अब किसान वो डायरेक्ट बेचेगा किसको? एंड यूजर कौन हो सकता? अगर किसान आपको बेचना चाहे तो आपको किसान तक और किसान को आप तक आना पड़ेगा, और किसान आपको बोले कि भाई मेरा ये जो है 500 क्विंटल अनाज है, 1000 क्विंटल अनाज है, 10 क्विंटल अनाज है, आप इसमें से कितना क्विंटल लोगे? आप बोले मैं तो 5 किलो लूंगा, तो किलो और क्विंटल में तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, तो किसान के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होगी। तो एपीएमसी हटते ही, यानी जो बीच में अड़ती हटा, इससे किसान के लिए एक थोड़ी सी सिरदर्दी बढ़ गई है। दूसरी चीज, जो एपीएमसी होने की वजह से किसान को एक और मुख्यतः फायदा था, वो ये फायदा था, ये देखिए कुछ चीजें हम लोगों से छुपी हुई नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंस का काम। हर किसी के एरिया में, गली मोहल्ले में फाइनेंस का काम होता है। कई सारे लोग हैं जिनको लोन बैंक नहीं देता, उनका सिबिल अच्छा नहीं होता, उनको बैंक लोन नहीं देते, या फिर उनके पास में उस तरह के दस्तावेज नहीं मौजूद होते, तो वो अपने आसपास के गली मोहल्ले के फाइनेंसर से पैसा उठा लेते हैं। वैसे किसानों के पास में जब पैसा नहीं होता था, सरकार उनको पैसा नहीं देती थी, तो वो इन अड़तियों से ही पैसा उठाते थे। ये अड़ती उनकी फैमिली का हिस्सा भी बन जाते हैं धीरे धीरे करके। किसान और अड़ती आपस में एक परस्पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं जो अड़ती एक तरीके से बैकबोन बन गया था इस मार्केट की। अब अड़ती को हटाने के लिए, यानी एपीएमसी के इन होल्डर्स को हटाने के लिए सरकार ने एक मुहिम उठाई। उन्होंने बोला कि भाई अड़ती होने से मोनोपोली हो रही मार्केट में, एक अधिकार हो रहा है किसका? अड़तियों का। जो एपीएमसी होल्डर्स है उनका एक अधिकार हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? मान लीजिए सरकार ने एक एमएसपी डिसाइड की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक वो प्राइस होता है जिस प्राइस से नीचे आप अपनी अनाज का कीमत मार्केट में नहीं बेच सकते, इससे ऊपर ही बेच सकते हो। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी चीज का, मान लीजिए मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं का मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल 2000 रुपए क्विंटल डिसाइड कर दिया गया। अब अगर कोई अड़ती उसे लेना चाहता है तो वो 2000 में ले ले या 2100 में ले ले, लेकिन 1900 में नहीं ले सकता। तो इस तरह से मतलब प्राइस डिसाइड होते हैं, लेकिन इसके अंदर में टोटल 22 कमोडिटीज होते हैं। 22 कमोडिटीज में भी ये देखा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्राइस डिसाइड करने का, मैकेनिज्म डिसाइड करने की जो सारी जिम्मेदारी होती है स्टेट के पास होती है, क्योंकि स्टेट वाइज हर एक प्रोडक्ट के जो डिमांड और सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। किसी जगह जम्मू कश्मीर में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, वहीं पे केरला में उस चीज की डिमांड कम हो सकती है, एंड वाइस वर्सा कैन आल्सो बी पॉसिबल, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है किसी भी चीज की, वो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। और आज तक ये देखा गया स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जो अपना एमएसपी दे पाई है, या तो धान की यानी चावल की फसल पे दे पाई है, फिर गेहूं की फसल पे दे पाई है, और ज्यादा हुआ तो एडिबल ऑयल्स की फसल के ऊपर में दे पाई है। पल्सिस पे कभी कभी सरकार ध्यान दे देती है, उन पे अपने एमएसपी बना देती है। वो भी मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही देखा गया, और किसी जगह पे ऐसा नहीं देखा गया। यानी कि 22 हमारे पास में टोटल प्रोडक्ट्स होने के बाद में सरकार सभी पे एमएसपी नहीं बना पाती, तो बाकी प्रोडक्ट्स एमएसपी से कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है। लेकिन उस किसान की जमीन पे तो पैदा हो रहा है, किसान की जमीन पे अगर वो चने की दाल या कुछ भी इस तरह की चीज पैदा हो रही है, उसको बेचने के लिए मंडी पे आता है, उसका कोई एमएसपी सरकार ने अभी निर्धारित नहीं किया है, तो वो लास्ट में किसके पास जाएगा? वो जाएगा अड़ती के पास में। मान लीजिए एक मंडी के में 4 अड़ती हैं, चारों अड़ती ने मिलकर एक कार्टल बना लिया, एक अपना एक अधिकार बना लिया। उन्होंने बोला कि चारों ने मिलकर बोला हम 1600 रुपए में ये चीज बेचेंगे। किसान बोल रहा है कि मैं 1800 में बेचना चाहता हूं। अड़ती ने बोला आपको 1600 में देना तो दो, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इस मैटर के अंदर में, इसमें कोई एमएसपी भी नहीं है, अब आपकी मर्जी क्या करना है। तो किसान मरता क्या नहीं करता, वो कम में भी बेचता जितने भी अड़ती उसको डिमांड करते हैं। तो ये भी किसानों के सामने एक प्रॉब्लम आती है। नहीं, एपीएमसी शुरुआत की गई थी अच्छे के लिए, किसानों के लिए, लेटर ऑन इट कैप्चर्ड द मार्केट इन ए नेगेटिव सेंस। इसने मार्केट को बड़े नेगेटिव सेंस में कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। अब इन सब चीजों को हटाने के लिए न्यू फार्म बिल की शुरुआत की गई, लेकिन न्यू फार्म बिल की शुरुआत कुछ अच्छे के लिए की गई थी। इसके कुछ ऐसे दावपेच फंस गए जिसकी वजह से किसानों के ऊपर में एक डाउट आ गए, या तो सरकार उस डाउट को क्लियर करे तो फिर जो है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि एक बीच का रास्ता निकलेगा, नहीं तो फिर ये प्रोटेस्ट शायद लंबा चलेगा। देख लेते हैं फर्स्ट फार्म बिल की मैंने आपसे बात की थी। फर्स्ट फार्म बिल में दो बात थी, तो जो है बैरियर फ्री और इंटरस्टेट ट्रेड हो सकता है, जो कि पहले भी था, ये मैंने आपको बताया, ये पहले भी पॉसिबल था। कोई भी फार्मर जाए तो किसी मंडी में अपना सामान बेच सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है फार्मर एक ही मंडी में बेचेगा। हाँ, लेकिन जो अड़ती है, जो एपीएमसी है, उसके लिए वो बैरियर है। तो फार्मर हैव सेड ये तो ऑलरेडी हमारे पास बेनिफिट है, इसमें आप क्या दे रहे हो। उसके बाद बोला डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर को भी बेच सकते हो या अड़ती को बेच सकते हो। कि सरकार ने एपीएमसी में अड़ती को यहां से निकाला नहीं है, लेकिन उसका एक कंपटीटर बना दिया, तो एपीएमसी में जो अड़ती थे वो अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल बायर भी आ गया। आप चाहे तो अपना पूरी फसल किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशनल बायर को बेच सकते, rather than आप 4 या 5 या 6 अड़ती को अलग अलग बेचो। तो इसमें इनका क्या कहना है, इट विल एलिमिनेट द एपीएमसी और मंडी। इनका ऐसा मानना है कि आज अगर आप जो एपीएमसी को खत्म नहीं कर रहे हैं, अड़ती को खत्म नहीं कर रहे हो,
भविष्य में अगर ऐसी कोई कंपनी आती है जिसने शुरुआत में, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, आपने डीडी न्यूज का एग्जांपल को, आपको सबको डीडी न्यूज चैनल के बारे में पता होगा। जब शुरुआत में डीडी न्यूज भी नहीं था, सिर्फ एक नेशनल चैनल हुआ करता था डीडी वन, तो उस समय न्यूज आया करती थी दिन में 2 बार, तब भी लोग उस न्यूज को देखते थे। फिर उसके बाद में डीडी न्यूज आया तो भी लोग उस न्यूज को देखते। बाद में धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आई एंड बी, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इसने इसको बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया और धीरे धीरे एन नंबर ऑफ न्यूज चैनल सब मार्केट में आ गए। एन नंबर ऑफ न्यूज चैनल्स मार्केट में आ गए तो इनका रेगुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब आप खुद से इस बारे में सोच के बताइए, आप कितनी बार डीडी न्यूज चैनल के ऊपर में रुकते और उसको देखते होंगे? शायद हफ्ते में एक बार, शायद दिन में एक बार, शायद महीने में एक बार, या फिर शायद आपको यह भी नहीं पता हो किस नंबर पे आपका डीडी न्यूज चैनल आता है। सो दैट्स द आयरनी। डीडी न्यूज चैनल कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि उसके पीछे एआईआर भी है और उसके लिए अलग मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। सेम बीएसएनएल के साथ हुआ, सेम, और सेम जो है अब इंडियन रेलवे के साथ भी ये सब चीजें देखी जा रही हैं। यानी कि अगर आप अपने जो एक कंप्यूटर क्रिएट कर दोगे एक एपीएमसी के सामने, जो कंप्यूटर उससे लाख गुना ज्यादा बड़ा होगा। एक पर्सन, एक बंदा अगर वो 1000 टन अनाज खरीद सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है, और एक उसी के सामने एक पर्सन आया जो पूरे स्टेट का अनाज खरीद सकता है, जिसकी कैपेसिटी जो है 4 से 5 लाख टन अनाज खरीदने की, तो धीरे धीरे अपना कंप्यूटर खत्म कर देगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो किसानों का मानना है कि अगर आज आपने अड़ती नहीं खत्म किया, पॉसिबल है 4 से 5 साल या 10 साल के अंदर वो खत्म हो जाए। तो ये इनकी डिमांड है। या तो आप हमें ये कंफर्म करके दें कि एपीएमसी नहीं खत्म होगा, वो बरकरार रहेगा, हाँ डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन बाहर आ सकते हैं। तो ये किसानों की डिमांड है। इसके अलावा उनकी पहली डिमांड है नो टैक्स ऑन द प्राइवेट प्लेयर्स। जो भी प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं इनके ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा रहा। एपीएमसी जो भी लाइसेंस होल्डर होते हैं उनको 3% सालाना टैक्स देना पड़ता है अपनी कमाई का, और उसमें लाइसेंस का अपना फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्टीट्यूशन बायर्स के साथ में। वो किसी भी मंडी में जाके अपना जो है अपना ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अब एक बात सोच के चलिए, धीरू भाई अंबानी की जो डॉटर कंसर्न कंपनी मुकेश अंबानी और जो अनिल अंबानी चला रहे हैं, और उनकी अगर अंबानी ग्रुप ने आके जम्मू कश्मीर में खरीदना चाहे वो वहां पे खरीद सकते हैं, वो असम में भी खरीद सकते हैं, वो श्रीलंका में भी अपना सामान बेच सकते हैं, वो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी सामान खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन एक बात सोच के चलिए, एक अड़ती है या फिर एक जमींदार है जो कि अड़ती का काम करता है, वो हरियाणा में उसके पास में 10 या 15 या 20 हेक्टेयर जमीन है, जिस वजह से वो थोड़ा सा अपने समाज में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। और अगर वो व्यक्ति अपना ये बिजनेस फैलाना चाहे, लेकिन क्योंकि वो एपीएमसी है, वो इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है, उसके ऊपर तो लिमिटेशन, उसके तो लाइसेंस एक जगह बाउंडेड है, वो तो हरियाणा से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन उसी की जगह पे दूसरे इंस्टीट्यूशन बायर है। रिलायंस वाले ने हरियाणा को भी कैप्चर कर लिया, हैदराबाद को भी कैप्चर कर लिया, असम को भी कैप्चर कर लिया, राजस्थान को भी कैप्चर कर लिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक तो इसका कंपटीशन खत्म हो रहा है, दूसरा जो टैक्सेस है उसके ऊपर में टैक्सेस नहीं लिवाए हो रहे हैं, टैक्सेस नहीं लिवाए हो रहे हैं। तो ये प्राइवेट प्लेयर धीरे धीरे जो एपीएमसी होल्डर है वो भी प्राइवेट की तरफ चले जाएंगे, वो भी अपनी एपीएमसी का लाइसेंस खत्म कर देंगे और अपनी कंपनी बना देंगे, अपने कॉर्पोरेट बना देंगे। और एपीएमसी, वो सरकार उनको नहीं बोल रही आप एपीएमसी अपना जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दो, खत्म कर दो, उसके तहत काम ना करो। लेकिन वो क्यों बिना बात के हर साल का 3% टैक्स और अपनी जो लाइसेंस फीस पे करेगा? क्यों पे करेगा जब वो विदाउट टैक्स और लाइसेंस फ्री किसी भी मंडी में जाकर ट्रेड कर सकता है? एक की सोचने वाली बात है। आपने एपीएमसी को तो लिमिट कर रखा है कि वो एक मंडी में ही सामान बेचेगा, लेकिन अगर आपने कंपनी बना दी जो फार्म प्रोड्यूस को खरीद सकती है, तो उस केस में तो आप किसी भी जगह जाके अपना सामान वगैरह बेच सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन है इनके सामने, किस सरकार के सामने, कि आप अगर वहां से लाइसेंस फीस और टैक्स हटा रहे हो तो एपीएमसी होल्डर आज नहीं तो कल वो खुद ये प्राइवेट प्लेयर बन जाएगा, तो वो मार्केट से एलिमिनेट ही हो जाएगा। और एक और इनकी डिमांड क्या है? ट्रेवल एंड शॉर्टेज। आपने बोल दिया स्टोरेज की एक डिमांड है, एक ट्रेवल की। इन्होंने बोल दिया कि आप चलो, आप जो हरियाणा का किसान चाहे तो किसी भी जगह अपना सामान बेच सकता है। बोला ये बात आपने बोल दी, चलो ठीक है। अब अगर हरियाणा का जो किसान चाहता है कि अपना सामान, जो अपना जो प्रोडक्शन है, मान लो चावल की उसने खेती की, चावल की सबसे ज्यादा खेती छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल, इन सभी एरिया में होती है। अगर वो उस जगह पे जाके बेचना चाहता है, इतना समय है क्या किसी के पास में, और इतना ट्रैवल एक्सपेंस वो क्या बेयर कर सकता है? अगर उसने इतना ट्रैवल एक्सपेंस बेयर कर लिया, क्या उसको उस मंडी में उसका वो रेट मिलेगा? क्या उसको ट्रांसपोर्ट का रेट मिलेगा? और क्या तब तक वो अपना सामान स्टोरेज कर पाएगा? क्या स्टोरेज की कहीं बीच में फैसिलिटी है? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर बैरियर हटा भी दिया तो उसका बेनिफिट होगा क्या? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये फार्म बिल में कुछ फार्मर्स की एक डिमांड है। इसमें स्टेट की भी एक डिमांड है। स्टेट की डिमांड है कि भाई आपने जो टैक्सेस हटा दिए हैं,
जो प्राइवेट प्लेयर के हाथ से टैक्सेस हटा दिए तो स्टेट गवर्नमेंट की जो अर्निंग हो रही थी वो एक तो अर्निंग रुक जाएगी, और जो अड़ती के नीचे मुंशी बैठ के मंडियों में कमा रहे थे उनको अनएम्प्लॉयमेंट के अब दोबारा सर्कल में आना पड़े। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में पहले ही बढ़ा हुआ है, ये दिस विल गिव वन मोर डेंट टू आवर इकोनॉमी ग्रोथ। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से तो एक और बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट की हेडेक है कि आप टैक्सेस की हमारी कमाई थी उसको खत्म कर रहे हो और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट हमारी स्टेट में बढ़ा रहे हैं। तो ये बिल 1 की बात है। बिल 2 की बात देख लेते हैं। बिल 2 में एश्योरेंस, बिल 2 का नाम है प्राइस एश्योरेंस एंड प्राइस सर्विसेज बिल 2020। तो प्राइस एश्योरेंस एंड प्राइस सर्विसेज बिल 2020 में क्या कहते हैं कि एनीवन कैन डील डायरेक्टली ऑन प्री एग्रीड प्राइसेस। अब इसका मतलब क्या है कि एक कोई भी किसान है, किसी भी किसान के पास में एक बड़ी इंडस्ट्री गई, उसने बोला कि आपका जितना भी फार्म एरिया है इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा वो सारा प्रोडक्शन होने के बाद में सब कुछ हमारा है। तो किसान ने बोला ठीक है, तो किसान ने उस प्रोडक्शन को 2200 रुपए में दे दिया। आज मान लीजिए 2020 में, 2021 में उन्होंने बोला कि हम इसको 2000 में आपसे लेंगे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम आपसे 1800 रुपए में लेंगे, फिर बोला 1600 रुपए में लेंगे। तो किसान के लिए तो यह हेडेक है। किसान इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज सारा है कि देयर नो प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस फिक्सेशन नहीं, एमएसपी होनी चाहिए। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आके हमारा प्रोडक्शन खरीदना भी चाहता है स्टिल देयर मस्ट बी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना ही चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की किसान इस जगह पे डिमांड कर रहा है कि अगर कोई प्री एग्रीड प्राइस के ऊपर में कोई कॉर्पोरेट हाउस हमसे खरीदता है तो उसके लिए प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, उसमें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ भी नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा जो स्वामीनाथन कमेटी उसकी रिकमेंडेशन क्या थी। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो थी जितने भी लैंड एरियाज हैं जो कि अनयूज्ड लैंड एरियाज हैं या फिर इंडस्ट्रियल लैंड एरियाज हैं, उन लैंड एरियाज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसानों के में ताकि वो उसको यूटिलाइज कर पाए। एक तो मतलब लैंड के बेसिस के ऊपर में कहीं ना कहीं इक्वलिटी होनी चाहिए। आपने उसकी डेफिनेशन जो बना रखी है लैंड ओनर या जमींदार किसान की, उसके डेफिनेशन में कुछ बदलाव करना चाहिए। इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ये लंबा हो जाएगा। यानी कि लैंड रिफॉर्म्स में कुछ बदलाव होना चाहिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो है इसमें एक और बात की जाती है, कई सारे ऐसी लैंड एरिया जो जंगल के में फॉरेस्ट एरिया में आते हैं तो उसमें जो इनके खुद के पशु मवेशी हैं किसानों के, उनको चरने की सुविधा देनी चाहिए, गेजिंग फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर किसी के फार्मर के पास 10 या 15 या 20 भैंसे हैं, वो उनका चारा अफोर्ड कर की जो प्राइसिंग है उसको बचा सकता है। अगर वो किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में उसको चरने के लिए भेज दे तो वो अनुमति मिलनी चाहिए। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिक्वेस्ट थी। सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो लैंड टोटल एरिया है वो अक्रॉस द कंट्री एटलीस्ट 64 to 68% हमारा जो अक्रॉस द कंट्री टोटल जो हमारा एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन के लिए रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तो उसकी एक कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। ये भी एक रिक्वेस्ट थी। इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में, जो प्रोडक्शन होता है पर हेक्टर वो लगभग 2900 के आसपास होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कंट्री जापान का, जापान में जो प्रोडक्शन होता है हालांकि वो कंट्री का लैंड एरिया हमसे कम है और हमारा उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमसे कम होता है, लेकिन डेंसिटी पर हेक्टर प्रोडक्शन की बात करूं लगभग 6000 के आसपास जो टच करता है। इवन दैट कंट्री इज नॉट हैविंग ए इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में इंडस्ट्रियल लैंड नहीं है, फिर भी वहां पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो हमारा प्रोडक्शन का जो इनपुट है वो अच्छा होके और आउटपुट बढ़ना चाहिए। वो पॉसिबल है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जो हमारे जो वेस्टेज है। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी आयरनी है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो भी जाए तो उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। वेस्टेज को अगर हम रिड्यूस करें उससे हमारा प्रोडक्शन वैसे भी कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा, हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बात करते हैं तो वी हैव टू गिव सपोर्ट टू ईच काइंड ऑफ फार्मर्स। हमें हर किसी तरह के फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। आप तंबाकू बनाने वाले किसान को इससे अछूता नहीं कर सकते, सिर्फ गेहूं बनाने वाले किसान की तरफ ध्यान देके तो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर में, वो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% या उससे कम होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। ये भी स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और हमारे कंट्री में एटलीस्ट एवरी ईयर नियरली 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक किसान सुसाइड्स कर लेते हैं। सो दैट्स लाइक हॉरिबल थिंग, ये बहुत खराब चीज है। तो सुसाइडल फैक्टर्स को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अलग से एजेंसीज बनानी चाहिए विलेज एरिया, विलेज स्पॉट्स में। इसकी बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें एमएसपी की बात की गई थी। स्वामीनाथन कमेटी ने यह बात बोली थी कि जितना भी आपका इनपुट कॉस्ट होता है, व्हाट्सएवर द इनपुट कॉस्ट के बाद में आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन का एटलीस्ट 50% आपका जो है फाइनल प्राइस होना चाहिए मार्केट में। मान लीजिए अगर गेहूं की फसल को तैयार होने में अगर 1000 रुपए लगता है
तो वो कम से कम 2000 रुपए में बिकनी चाहिए, उससे ज्यादा में बिकनी चाहिए, उससे कम में नहीं बिकनी चाहिए। यानी जो भी उसकी आपकी फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें 50% ऐड होकर प्राइस में को अक्यूमुलेट होना चाहिए, और वो टोटल 50% डायरेक्ट किसान की जेब में जाना चाहिए। उसमें कोई मिडल मैन नहीं, कोई एजेंट नहीं आना चाहिए। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी। और उन्होंने एमएसपी के ऊपर में एक और इनपुट दिया कि अगर आप एमएसपी प्रोडक्शन विद प्राइस के साथ डिसाइड कर रहे हो, वो 150% तक होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कॉस्टिंग 1000 रुपए है, 1000 रुपए की अगर आपकी कॉस्टिंग, अगर हमने इसको मिडल मैन को सबको भी इसमें बीच में अलाउ कर दिया, तो फाइनल जो उसका प्राइस अगर डिसाइड होता है दैट मस्ट बी 150% ऑफ द इनपुट का 150% वो होना चाहिए। यानी अगर 50 रुपए तो कम से कम उसको 150 रुपए किसान को उसमें मिलने चाहिए। तो ये कुछ रिपोर्ट थी। और एमएसपी की जो लास्ट में बात की जाती है, एज पर द फार्मर्स, वो यही डिमांड करते हैं जो स्वामीनाथन कमेटी उन्होंने बोला एमएसपी के लिए। तो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी की जो अपनी लिस्ट बनाई, उसमें सभी कमोडिटीज को इसी के अंदर में एमएसपी देना चाहिए। यानी कि 50% एटलीस्ट अपनी कॉस्टिंग का मिलना चाहिए। देन ओनली किसान को आप 2022 से 2024 या 2026 में अब जो उसकी आय डबल होने की बात कर रहे हैं, तभी उसकी आय एटलीस्ट 1.5% हो सकती है, 1.5 गुना बढ़ सकती है डबल होने में। और 5 से 8-10 साल लग जाएंगे अगर इसी प्रोसेस पे आप चलेंगे। अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इंपोज नहीं किया। दिल्ली में इसकी इंपोजिशन हुई है, बट इट्स अ पार्शली इंपोज। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ओके, सो एमएसपी, तो प्राइस फिक्सेशन के लिए एमएसपी का सहारा लेना चाहिए। और इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की इसमें एक और डिमांड है, एक और इंपॉर्टेंट है कि इफ एनी फ्लॉ, अगर किसी भी तरह की कोई आपको झिझक है, कुछ परेशानी है इस बिल के अंदर में, किसी भी तरह की प्राइस एश्योरेंस में, आप डायरेक्ट एसडीएम ऑफिस जा सकते हैं। एसडीएम ऑफिस जा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एसडीएम ऑफिस? व्हाई नॉट टू द कोर्ट्स? तो जो लीगल चैलेंजेस है किसानों के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो एसडीएम, हु इज देयर टू बी एसडीएम? अगर एसडीएम का रोस्टर चेंज हो गया, नया एसडीएम आया, तो वो उस बिल को किस तरह से देखेगा, और एक एसडीएम अपने स्टेट के अपने एरिया के कितने चीजों को हल कर पाएगा। और अगर कोई किसान मान लीजिए जम्मू कश्मीर से चल के हरियाणा में अपनी फसल बेचने आया था, और किसी वजह से उसको उसके फसल का सही रेट नहीं मिला, या फसल में बेचने के बाद वहां पे आग लगी, उसको पेमेंट हाफ मिली, हाफ नहीं मिली, तो क्या वो बार बार एसडीएम ऑफिस में अपनी अर्जी लगानी, वहां से वहां आएगा? ट्रेवल कॉस्ट कौन बेयर करेगा? तो एसडीएम के ऑफिस में ही क्यों जाए? व्हाई नॉट टू कोर्ट्स? कोर्ट के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए? ये भी किसानों के एक लीगल चैलेंज के पर्सपेक्टिव से डिमांड है। लास्ट है इसमें थर्ड नॉट जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक होता है, इसको एस्मा एक्ट भी बोलते हैं। एस्मा एक्ट में टोटल मैंने बताया कि आपको 22 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है। सरकार ने इन सभी कमोडिटीज को एक तरीके से हटाने की कोशिश की है, शुरुआत की। सरकार ने बोला एस्मा एक्ट को जब भी, यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जब भी लगाया जाएगा जब किसी तरह की फेमाइन या वॉर सिचुएशन होगी, यानी भुखमरी या लड़ाई वगैरह की सिचुएशन होगी, कोई डिस्टर्बेंस होगी, तभी इस एक्ट को लगाया जाएगा। अभी इस एक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार ने टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई, वो अपने हाथ में ले ली। सरकार ने डिसाइड किया कि जब भी हमें लगेगा कि इस तरह की सिचुएशन है, तभी हम कमोडिटीज की होर्डिंग के ऊपर में, इसकी स्टॉकिंग के ऊपर में रोकथाम लगाएंगे, उससे पहले हम नहीं लगाएंगे। सो अगेन आई एम सेइंग इट्स अप टू द गवर्नमेंट व्हेन दे विल फील, जब उनको लगेगा कि होर्डिंग हो रही, प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा, तब वो जाके उसके ऊपर में रोक लगाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, इसमें गवर्नमेंट की क्या है? इट विल क्रिएट द प्राइस स्टेबिलिटी एंड हेल्प फार्मर एंड कंज्यूमर। ये फार्मर कंज्यूमर